स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमकेएच। आज हम करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 2 मैथमेटिक्स का, जिसका नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, बहुत ही मज़ेदार सा चैप्टर है और फटाफट से इसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अब जो है हमें हमारी सिलेबस को थोड़ा सा स्पीड के साथ कंप्लीट करना है ना। और इसी के साथ साथ ऐसा भी करना है कि हमें सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए। ठीक है, तो चलिए फिर हमारा जो चैप्टर है उसका नाम देखिए, क्या नाम है? एक चर वाले रैखिक समीकरण। कुछ समझ में आया? नहीं आया? ठीक है, तो चैप्टर के पीछे देखिए एक वर्ड आया हुआ है समीकरण। तो पहले तो ये समझते हैं कि समीकरण होती क्या है। ठीक है, समीकरण का मतलब होता है कि आप कुछ भी लिखिए, कुछ भी ऐसी मैथमेटिकल टर्म जिसके अंदर बीच में क्या आता है, बराबर का निशान आता है, उसे क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं। उसकी जो लेफ्ट हैंड साइड होती है, जो बाईं साइड होती है, उस पर कुछ ना कुछ होता है, और जिसका बीच में बराबर का निशान, और जो दाईं तरफ होता है उसको बोलते हैं RHS, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। इन दोनों साइड्स के बीच में जब बराबर का निशान होता है तो ये पूरी क्या बनाती है? एक समीकरण बनाती है। यानी कि समीकरण का मतलब क्या होगा कि जहां पर भी आपको बराबर का निशान दिख जाए, बीच में लेफ्ट साइड में भी कुछ लिखा हो, राइट साइड में भी कुछ लिखा हो, तो उसे क्या कह दोगे आप? समीकरण कह दोगे। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया 2x + y और एक मैंने दे दिया 2x = y। तो अब मुझे बताओ कि ये समीकरण है क्या या ये समीकरण है क्या? तो आप कह दोगे ये तो समीकरण है, क्योंकि यहाँ पर बीच में बराबर का निशान दिखाई दे रहा है। एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड है, यानी बाईं साइड भी कुछ लिखा हुआ और दाईं साइड भी कुछ लिखा हुआ है, यानी लेफ्ट हैंड साइड ये हो गई और राइट हैंड साइड ये हो गई, तो ये तो समीकरण बनती है। लेकिन यहाँ पर कहीं भी बराबर का निशान नहीं है, तो ये समीकरण नहीं है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? ठीक है, अब यहाँ पर आती है रैखिक समीकरण। पीछे से एक एक शब्द समझते हैं। रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण का मतलब क्या है कि समीकरणें जो होती है उसमें हमारे जो चर होते हैं इनकी कई सारी घातें हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि मान लीजिए ऐसे हो सकता है x = 6, 2x² + 6 = 5, इस तरीके से हो सकता है। x² + 4 = जो है 0, इस तरह से हो सकता है। x की घात 3 - 8 = 0 हो सकता है, इस तरह से हो सकता है। यहाँ पर माइनस लगा लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हो सकता है। ये सारी की सारी समीकरणें हैं क्या? तो आप कह देंगे बिल्कुल है। बराबर का निशान लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, बराबर का निशान लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। आप कहेंगे यार राइट हैंड साइड में तो 0 है, लेकिन है तो सही ना कुछ। ठीक है, सो आप कहोगे कि ये भी क्या है? एक समीकरण है। ठीक है, लेकिन सारी के सारी समीकरण में अगर आप देखो तो यहाँ पर जो x है, x क्या होता है? यहाँ पर चर राशि होती है। आपको पता ही है, चर और अचर राशि आप अच्छे से पढ़ के आए हो, है ना। तो चर राशियाँ कौन सी होती हैं? जिनका मान बदलता रहता है, x, y, z, a, b, p, q, r, कुछ भी आप लेना चाहें। ठीक है, सो x, यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x, लेकिन यहाँ पर x की घात कितनी है? a की घात है। यहाँ पर x की घात कितनी है? x की घात 2 हो गई। यहाँ पर x की घात 2 है, यहाँ पर x की घात क्या है? 3 है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हर एक समीकरण के अंदर x की घात अलग अलग है। लेकिन ये वाला जो चैप्टर है ये कहता है रैखिक समीकरण पढ़नी है, और रैखिक समीकरण का मतलब होता है कि उसके अंदर घात एक ही होनी चाहिए। यानी कि पूरे चैप्टर में ऐसी और ऐसी समीकरण कहीं भी नहीं आएगी, केवल और केवल एक घात वाली आएगी। आप यहाँ पे देख सकते हो, कहीं पे भी आपको x² या y² या z² या t² या p² या q² कहीं भी दिखाई दे रहा है क्या? तो आप कहेंगे नहीं दिखाई दे रहा। केवल और केवल क्या दिखाई दे रहा है? अकेला x, या फिर अकेला y, या फिर अकेला p, या फिर अकेला q, या फिर अकेला t, या फिर अकेला r। ठीक है, इस तरह की ही तो चीजें हमें दिखाई दे रही है। ये चीज आपको समझ में आ गई? यानी कि रैखिक का मतलब आप समझ गए कि उसमें घात जो होती है, जो पावर होती है ना, जो स्क्वायर, क्यूब, वो नहीं आती है, सिर्फ अकेला आता है। ठीक है, रैखिक भी समझ में आ गया। उसके बाद है कि समीकरणें, अगर रैखिक समीकरणें भी ले लें तो वो भी कई प्रकार की होती है। जैसे मैंने कहा x = 6, मैं लिख दूं x + y = 6, मैंने लिख दिया x + y + z = 9। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो समीकरणें हैं वो कई प्रकार की हो गई। इसमें बताइए जरा कितने चर हैं? तो आप कह देंगे इसमें केवल एक ही चर है। इसमें अगर पूछूं कितने चर है तो x और y कितने हो गए?
2 चर हो गए। यहाँ पर अगर पूछा जाए कितने चर हैं, 1, 2 और 3, तो यहाँ पे कितने हो गए, 3 चर हो गए। अब ये कहता है चैप्टर में देखिए कितने चर का है, इसमें कहा है 1 चर वाले रैखिक समीकरण तो होंगे, लेकिन कौन से, 1 चर वाले, यानी कि ऐसे जो 2 चर हैं वो एक साथ नहीं दिखाई देंगे, केवल एक ही चर आएगा। आप देख सकते हो जिसमें x आया उसमें y नहीं आया, जिसमें y आया उसमें और कोई नहीं आया, जिसमें z आया उसमें कुछ नहीं आया, x आया तो अकेला x ही आया, x के साथ ना y आया ना z आया। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यानी कि हमें पढ़ना है एक चर वाले रैखिक समीकरण, यानी कि उसमें चर भी एक होगा और रैखिक है तो उसकी घात भी एक होगी और समीकरण होगी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, तो चैप्टर का नाम आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं और क्वेश्चन किस हिसाब से होंगे उनको तो हम देखेंगे, लेकिन क्वेश्चन को करने से पहले 4 चीज़ें अच्छे से समझना, केवल और केवल 4 चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, कि जब भी हमारे पास समीकरण होती है तो समीकरण की फॉर्म कौन सी होगी, इधर लेफ्ट हैंड साइड होगी, बीच में बराबर होगा और फिर राइट हैंड साइड होगी, ठीक है। अब मान लीजिए कि बीच में बराबर है, इधर वाली कोई संख्या आपको उधर लेके जानी है, अगर वो इधर संख्या प्लस में है तो उधर जाके किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। पहली चीज़ क्या याद रखनी है कि अगर कोई चीज़ इधर जुड़ रही है तो जब इस चीज़ को उठा करके इधर लेके जाओगे तो वो इधर क्या हो जाएगी, घट जाएगी। समझ में आ गया। अगर कोई चीज़ यहाँ पर इधर घटाव में है, बराबर के उधर जाके वो क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, ठीक है। अगर कोई चीज़ इधर गुना हो रही है, बराबर के उधर लेके जाओगे तो वो उधर भाग में जाएगी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, यानी गुणा वाली चीज़ बराबर से उधर किस में जाएगी, भाग में जाएगी। और अगर कोई चीज़ इधर भाग में है और उसको बराबर की दूसरी साइड लेके जा रहे हो तो वो किस में जाएगी, गुणा में जाएगी। ये चीज़ समझ में आ गई क्या। अगर एक साइड जो कुछ संख्या जुड़ रही है उस संख्या को आप उठाकर दूसरी साइड में लेके जा रहे हो तो वो किस में जाएगी, घटाव में जाएगी। अगर इधर घट रही है तो उधर जुड़ जाएगी, अगर इधर गुणा हो रही है तो उधर भाग चली जाएगी, और अगर इधर भाग हो रही है तो उधर किस में जाएगी, गुणा में जाएगी। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगर ये चीज़ नहीं समझ में आई तो एक क्वेश्चन करते हैं, उसमें आपको समझ में आएगी। जैसे मान लीजिए हमने क्या कर दिया कि x + 2 = 3 है, x + 2 = 3। मुझे इस 2 को बराबर के इधर साइड लेके जाना है। अब देखो 2x में जुड़ रहे हैं ना, यहाँ पर देखना जुड़ी तो रहे। तो हमने क्या पढ़ा कि जो राशि, जो संख्या बराबर के इधर साइड जुड़ रही है वो उधर जाके घटेगी, उधर जाके घटेगी। यानी कि जो 2 यहाँ पर जुड़ रहे हैं वो 3 में से जब 2 को उठा करके इधर लेके जाओगे तो यहाँ पे क्या बचा, x अकेला बच गया, क्योंकि 2 तो उधर चला गया। उधर क्या था, 3। अब 2 इधर जुड़ रहा था, उधर जाके घटेगा। समझ में आ गया ये चीज़। यानी कि जो चीज़ यहाँ पर जुड़ रही है वो इधर जा करके घट जाएगी। यानी जो x में 2 जुड़ रहा था, जब उसको इधर ले गए तो वो 3 में से घट गया। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। सो ये कितना हो गया, x का मान कितना हो गया, 3 में से 2 गए 1। ये आ गया उत्तर। इस तरीके से हमें सॉल्व करनी है, ठीक है। इधर कोई भी चीज़ घटाव में है तो उधर जाके जुड़ जाएगी। जैसे मैंने कह दिया, इसका पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है। अब क्वेश्चंस पर आ जाते हैं, साथ के साथ क्वेश्चंस हो जाएंगे और साथ के साथ हम मेथड सीख जाएंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जोड़ वाला उधर जाके घटाव वाला उधर जाके जुड़ जाएगा, गुणा वाला भाग हो जाएगा और भाग वाला गुणा हो जाएगा। सिंपल ही तो है ना, आप समझ चुके हो उस बात को। चलिए अब लेते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है, निम्न समीकरण को हल कीजिए। तो हल करने के 4 ही मेथड मैंने बताए, प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में, गुणा वाला भाग में, भाग वाला गुणा में, ठीक है। बराबर के उधर लेके जाए तो अब देखिए पहला क्या कहता है, x - 2 = 7। अब सबसे पहला स्टेप क्या करना है कि आपको चाहे x हो, चाहे y हो, चाहे z हो, उसको एक साइड रखना है, बाकी जो भी है उसको दूसरी साइड ले जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे अकेला x रखना है, बाकी जो भी है उसको दूसरी साइड ले जाओ। अब इस -2 को, जो 2 यहाँ पर x में से घट रहे हैं उसको उधर लेके जाना है। तो जो यहाँ पर घट रहे हैं उधर जाके जुड़ेगा, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे क्या बच गया, केवल और केवल x बच गया। x बराबर, क्योंकि -2 तो इधर लेके जाएंगे। यहाँ पे क्या था, 7 -2 जब इधर आया तो क्या होगा, जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे घट रहा था तो यहाँ पे आके जुड़ेगा। तो ये कितना हो गया, 9 हो गया। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। बस ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। तो आपको समझ आ गया कि ये -2 यहाँ पर घट रहा था, x में से 2 माइनस हो रहा था, यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। तो x = 7 + 2 कितना बन गया, 9 बन गया। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। बहुत ही सिंपल है।
तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया, x का मान आ गया 9। अब देखते हैं इसमें, यहाँ पर देखिए y में 3 जुड़ रहा है। अब 3 को उधर लेके जाएंगे तो 3 घट जाएगा, ठीक है। सो क्या बन जाएगा, दूसरा ध्यान से देखिएगा, y + 3 = 10 है। अब 3 + 3 को उधर लेके जाना है, कैसे लेके जाए, इधर तो y, यहाँ पे 3 जुड़ रहे, उधर जाके घटेगा, 10 में से 3 गए, कितना रह गया 7। तो यहाँ पे y का मान कितना आ गया 7। ये तो बहुत सिंपल है। अब ये रहेगा आपका होमवर्क, ये आपका होमवर्क है कि आपको z को एक साइड रखना है, 2 जो जुड़ रहे हैं वो इधर किस में जाएगा, घटाव में जाएगा, तो घटा देना और z का मान बता देना। समझ में आ गया, ठीक है। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथे क्वेश्चन में भी बिल्कुल सिंपल सी चीज़ करनी है, यही करना है जोड़ घटाव वाला। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4, थोड़ा सा देखना, एकदम आसान है। सबसे मज़ेदार अगर प्रश्नावली देखा जाए ना पूरी हमारी क्लास के अंदर, तो सबसे आसान यही है। अच्छा देखिए क्या करना है, यहाँ पर हमें क्या कहता है कि आपको x का मान ज्ञात करना है। तो सिंपल सी बात है, x के अलावा इधर क्या है, 3/7 है ना, जुड़ रहे हैं या घट रहे हैं, तो आप कह देंगे जुड़ रहे हैं। तो यहाँ पर जब 3/7 जुड़ रहे हैं, इधर लेके जाएंगे तो घट जाएगा, तो यही हमें करना है। यहाँ पर तो x रखो, उधर क्या था 17/7। इस 3/7 को यहाँ से उठाओ और इधर ले आओ, इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, -3/7 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद घटाना तो आपको आता ही है, कैसे, लघुत्तम लेते हो। लघुत्तम कैसे लेते हो, नीचे वाली संख्याएं 7 और 7 का लघुत्तम आपको पता है 7 ही आ जाएगा, और 7 से 7 भाग गया तो 1 आया, 1 का 17 से गुणा करोगे तो 17 ही आ जाएगा, 17 - 3, 17 में से 3 गए, कितने होते हैं 14, 14/7 काटा तो कितना हो गया 2। तो x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। देखिए इतना सिंपल सा था, ठीक है। चलिए ये भी हमारा हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब आ जाते हैं हमारे गुणा भाग वाले, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 6x = 12, यहाँ पे पहले अकेला x था, x y z x के साथ कुछ भी गुणा में नहीं था, ठीक है। लेकिन अब की बार गुणा में आ गया। अब क्या किया जाएगा, एकदम आसान है, देखिएगा एकदम आसान। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ये कहता है कि 6x = 12। तो अपनी जो मैथ्स वाली दिव्य दृष्टि है उसको लगाओ कि 6 और x में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है 6 और x में, हमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन एक्चुअल में ये क्या है, 6 × x है बराबर 12 है। समझ में आ रहा है ना ये आपको, कि जब भी दो चीज़ें, आपने चैप्टर पढ़ा था बहुपद वाला, तो उसमें पढ़ा था कि जब दो चीज़ें गुणा में है तो उनको एक साथ लिख दो। जैसे x × y है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हो xy। तो जब xy लिखा हुआ है तो इसका साफ पता चलता है कि x और y गुणा हो रहे हैं, ऐसा ही तो होता है। तो वैसे ही जब यहाँ पे 6x लिखा हुआ है तो साफ पता चल रहा है कि 6 और x गुणा में है। जब हमें पता चल गया कि हमें केवल और केवल इधर x को रखना है, बाकी सब कुछ उधर लेके जाना है। अब 6 जो गुणा हो रहा है उसको उधर लेके जाएंगे, तो आपको पता है यहाँ पे जो चीज़ गुणा हो रही है वो इधर भाग में जाएगी, जो गुणा हो रही है वो उधर भाग में जाएगी। 6 गुणा में हो रहा था, इधर भाग में जाएगा, तो क्या बन जाएगा, x = 12। 6 यहाँ पर गुणा में था, इधर भाग में जाएगा। भाग ऐसे लिखूं या फिर मैं इसके सीधा बटा में लगा दूं, एक ही तो बात होती है ना। यानी कि जो 6 गुणा हो रहा था वो क्या आ गया, भाग में आ गया, बटा में आ गया, ठीक है। अब इसको काट दो, 6 दूनी 12, 2, तो x का मान कितना आ गया 2। देखिए इतना सिंपल सा है, इतना सिंपल सा है, बिल्कुल कुछ नहीं करना। जो चीज़ गुणा में इधर भाग में ले आओ, जो भाग में है वो गुणा में। अब आप कहेंगे भाग वाला गुणा में लाके दिखाओ, तो आगे वाला क्वेश्चन देख लेना, t/5 = 10। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहते हैं, t/5 = 10। अब सच सच बताना t और 5 में क्या रिलेशन है, तो आप कह देंगे 5 जो है वो t के भाग में है। अब हमें अकेला t रखना है, 5 जो भाग में उसको इधर लेके आओ, भाग वाला इधर कैसे आएगा, गुणा में आएगा, ठीक है। क्योंकि सिंपल सी बात है, जब तक इसको कोई लालच नहीं दिखेगा, जब तक भाग वाले को कोई लालच नहीं दिखेगा, ये यहाँ से हिलेगा क्या, नहीं हिलेगा, ठीक है। सो ये हो गया 10। अब इसको कहो कि तू भाग में है, हम तेरे को उधर गुणा में लेकर जाएंगे, चल मेरे साथ चल, तो ये भी चल देगा और इधर क्या आ जाएगा, गुणा में। जब भाग वाला गुणा में आ गया तो 10 × 5 हो गए। 10 × 5 कितने होते हैं बताने की ज़रूरत ही नहीं है, 50 होते हैं। तो टी का मान कितना आ गया, 50 आ गया। क्वेश्चन सोल्व हो गया, ठीक है। यहाँ पर सीधा भी कर सकते थे कि गुणा वाला भाग में आएगा, 12/6, 2 आ गया। ये जो भाग में है ये गुणा में आएगा, 10 × 5 50 आ गया टी का मान। अब ये करवाने की आपको ज़रूरत है क्या,
ये वाला, ये क्वेश्चन 7th क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। अब आप कहेंगे कि ये तो करवाओ, इसमें तो समझ ही नहीं आ रहा क्या गुणा में है, क्या भाग में है, क्या करना है ना। तो ये एकदम आसान है, 2x/3 बराबर 18। ठीक है, अब ये 2 कहता मैं तो गुणा में हूँ x के, मैं तो उधर भाग में जाऊंगा, और 3 कहता मैं तो भाग में हूँ, मैं तो गुणा में जाऊंगा। कोई बात नहीं, इन सबकी इच्छा पूरी करेंगे। ठीक है, पहले इसको अच्छे से लिख लो, 2 गुणा x बटा में 3 बराबर 18 है ना। 8th क्लास में हो, वैसे इतना समझाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी समझा रहे हैं, देखो है ना। ये 3 भाग में है, इधर किधर जाएगा, गुणा में जाएगा, तो यहाँ पे अकेला x रखो, 18 जो भाग में है वो गुणा में आ गया, और जो गुणा में है वो बटा में आएगा, क्योंकि भाग में आना उसको। ठीक है, सो ऊपर था वो नीचे आ गया, और जो नीचे था वो ऊपर आ गया। समझ में आ गया। अब इसको 2 को इससे काटो 18 से, 9 दूनी 18 होते, तो 9 से कट गया, और 9 को 3 से गुणा कर दो तो कितना हो गया, 27। तो x का मान कितना आ गया, 27 आ गया। बिल्कुल ही सिंपल है ना ये। ठीक है, अब देखिए 8वां क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। 8वें क्वेश्चन में आपने करना क्या है, y/15 बराबर 1.6। तो पॉइंट वाली संख्या से घबराते क्यों हो, आपको गुणा तो करना आता ही है, सिंपल। ठीक है, सो y बराबर क्या हो जाएगा, जो 15 जो भाग में है 15 वो इधर गुणा में आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, 1.6 पहले पढ़ा है गुणा 15, तो 1.6 गुणा 15 जैसे ही करोगे तो जो उत्तर आएगा वो जो है y का मान हो जाएगा। समझ में आ गया। अब अपने देखते हैं कि अगर अपने को पहले तो क्या था, जोड़ या घटाव था, फिर क्या था, गुणा या भाग था। अगर गुणा भाग और जोड़ घटाव एक साथ आ जाए तब क्या करेंगे, तब तो और भी मजेदार हो जाता है सवाल। तब क्या करेंगे, आपका जो 9वां 10वां और 11वां है बिल्कुल सेम है। 9वां 10वां और 11वां बिल्कुल एक ही तरीके से होंगे सारे के सारे। कौन सा करें हम, चलिए 9वां कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 9वां देखना क्या कहता है, 7x - 9 बराबर 16। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक काम कीजिए कि जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए तो आप कहेंगे कि अब इसमें से पहले प्लस माइनस को सॉल्व करें या गुणा भाग को सॉल्व करें, तो पहले आपको प्लस माइनस को सॉल्व करना है। ठीक है, प्लस माइनस को सॉल्व करने तो क्या करेंगे, जो चीज़ यहाँ पे माइनस में है वो इधर किस में जाएगी, प्लस में। तो 7x बराबर 16 तो पहले था ही, ये 9 इधर घट रहा था उधर जुड़ जाएगा, +9। 16 और 9 जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएगा। ये हो गया 7x। अब नॉर्मल बन गया। 7x के गुणा में उधर किस में जाएगा, भाग में, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 25/7। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यानी कि 7 यहाँ पर गुणा में था, उधर जाएगा तो किस में जाएगा, भाग में जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 25/7। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो x का मान कितना आ गया, 25/7। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, अब उसके बाद हम चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्या कहता है, सिंपल सा काम कर रहे हैं, यहाँ पे 8 माइनस हो रहा है, उधर जाओगे तो प्लस में 13 और 8 जुड़ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, उधर प्लस में जाएगा। फिर जो भी बना 13 और 8 मिल करके क्या बनाएंगे आपको पता है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, 14 गुणा y है तो 14 उधर किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। ठीक है, सो ये आपका रहेगा होमवर्क। सेम ये भी आपका रहेगा होमवर्क। 10वां और 11वां आपका होमवर्क रहेगा। बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे क्या करना है, 17 को उधर ले जाना, पहले 17 उधर माइनस में जाएगा, 9 में से 17 गए, कितने बचते हैं, 8 बचते हैं। तो बताइए कि 17 माइनस का होगा, तो बताइए माइनस वाला 17 बड़ा कि 9 बड़ा, तो आप कह देंगे माइनस वाला 17 बड़ा। ठीक है, क्योंकि 17 बड़ा है, सो माइनस की संख्या आएगी, माइनस का 8 आएगा, तो माइनस का 8 उधर पड़ा है और 6p इधर पड़ा है। थोड़ा सा करके देख लेते हैं। 11वां देख लीजिए, 17 + 6p बराबर 9। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 11। ये 17 इधर प्लस में है, उधर जाके घटेगा, तो 6p क्या हो जाएगा, 9 - 17। अब 17 बड़ा के 9, 17, तो निशान किसका आएगा, माइनस का आएगा, तो क्या आ जाएगा, -8। -8 इधर क्या पड़ा है, 6p पड़ा है। आपको तो कुछ नहीं करना, ये गुणा वाला इधर भाग में जाएगा, भाग में जाएगा तो क्या बन जाएगा, -8/6 हो जाएगा। ठीक है, नीचे कर लेते हैं, चलिए। p बराबर -8/6। अब इसको काट दो, 3 दूने 6 होते हैं और
4 दूने 8 होते हैं तो ये कितना हो जाएगा माइनस के 4/3। तो यहाँ पे p का मान कितना आएगा माइनस के 4/3 आएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। चलिए ये भी क्वेश्चन हो गया। उसके बाद लास्ट 12वां क्वेश्चन और देख लीजिए, उसके बाद हमारी प्रश्नावली 2.1 कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे आगे की प्रश्नावली पर। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है। मजा आ गया ना आपको ये प्रश्नावली करके, एकदम ही आसान थी। प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन x/3 + 1 बराबर है 7/15। अब क्या करना चाहिए हमें? सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जोड़ घटाव को सोल्व करेंगे। यहाँ पे एक जुड़ रहा है, इस एक को उधर ले जाओ, घट जाएगा उधर जाके। तो x/3 बराबर 7/15 में से माइनस हो गया 1। अब क्या किया जाए, इस एक को अच्छे से लिख लो 1/1। ठीक है, अब इसको पहले लघुत्तम लेके सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि अंश और हर वाली राशि आ गई, भिन्न संख्या आ गई, और भिन्न संख्याओं के अंदर हमें लघुत्तम लेके सॉल्व करना होता है, जोड़ घटाव। ठीक है, 15 और 1 का लघुत्तम 15 आ जाएगा। यहाँ पर तो ऊपर 7 ही आ जाएगा माइनस। अब देखो 15 को 1 से भाग दोगे 15 आएगा, 15 को ऊपर वाले 1 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 15। तो यहाँ पे आ गया 15। ठीक है, लघुत्तम लेके आपको सोल्व करना आता है x/3। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। देख लीजिए लघुत्तम लेना क्या होगा कि 15 और 1 का लघुत्तम क्या आ जाएगा 15। फिर क्या करोगे, जो लघुत्तम आता है, ये जो संख्या है उसको लघुत्तम में भाग देते हो। 15 को 15 से भाग दिया, 1 आया, 1 ऊपर 7 से गुणा होगा, 7 ही आ गया। अब इस 1 को 15 से भाग दिया तो 15 आ गया। अब 15 को ऊपर वाले से गुणा करोगे तो 15 एकम 15 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, आपको लघुत्तम लेना आता है ना। चलिए अब यहाँ पे क्या बचा, 15 में से 7 गए, कितने होते हैं 8 होते हैं। लेकिन बताइए 15 माइनस का 15 है, तो बताओ 15 बड़ा के साथ 15 बड़ा, इसलिए निशान माइनस का आएगा। तो माइनस के 8/15 बच गए। ठीक है, बराबर में क्या है x/3। x के भाग में 3 है, उधर जाएगा तो गुणा में जाएगा, तो इधर तो बच गया x, उधर हो गया -8/15, गुणा में आ गया 3। अब गुणा में आ गया तो ये कट जाएगा। 5 3 कितने होते हैं 15 होते हैं, तो 3 से कटेगा तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो इसका उत्तर कितना आ गया -8/5। तो 12वां जो है इसका उत्तर क्या आ जाएगा -8/5 सॉरी माफ़ कीजिएगा -8/5। ठीक है, सो ये तो आपको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं हमारी अगली प्रश्नावली की तरफ, 2.2 प्रश्नावली के अंदर। ठीक है, एकदम ही आसान सी प्रश्नावली है, उसमें भी आपको मज़ा आ जाएगा, क्योंकि उसमें ऐसे क्वेश्चंस नहीं होंगे, उसमें और भी मज़ेदार वाले क्वेश्चंस होंगे, जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस होते हैं, जो सच में बच्चों के फेवरेट क्वेश्चंस रहते हैं। चलिए फटाफट से उनको देखते हैं। ओके, सो चलिए अब हम चलते हैं प्रश्नावली 2.2 की तरफ। और जब भी हम प्रश्नावली 2.2 के सवालों को देखते हैं तो ये जो क्वेश्चंस है ये हमें थोड़े से हार्ड लगते हैं, लेकिन जब आप इन क्वेश्चंस के अंदर जाएंगे तो ये क्वेश्चन आपको एकदम आसान लगेंगे। और करने का तरीका क्या रहेगा कि स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप चलते जाइए। जो क्वेश्चन में कहा गया है बस आपको वो करना है। अगर आपने वो कर दिया तो आपका क्वेश्चन एकदम आसानी से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, सो धीरे धीरे क्वेश्चन को पढ़ना और जो क्वेश्चन बोले वैसा कर देना है। ठीक है, वो कहते हैं कि अगर आपको किसी संख्या से आधा घटाने पर और प्राप्त परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो संख्या ज्ञात कीजिए। सामने से देखेंगे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो क्या करें कि कोई संख्या है जिसमें 1/2 घटाना है। ठीक है, और उसी संख्या का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या मान लेते हैं कि माना वो संख्या x है। हम क्या मान लेते हैं कि माना वह संख्या क्या है x है। अब हमें जो है प्रश्नानुसार क्या करना है, प्रश्नानुसार x में किसी संख्या, देखिए किसी संख्या से आधा घटाने पर, हमने वो संख्या क्या ले ली x, तो x में से आधा घटाने पर जो परिणाम प्राप्त होता है उसको कितने से गुणा करना है, 1/2 से गुणा करना है। जो परिणाम प्राप्त हुआ उस पूरे को 1/2 से गुणा कर दिया तो 1/8 प्राप्त होता है। तो उस संख्या का मान ज्ञात कीजिए। हमने उस संख्या को क्या माना है, x माना है, तो हमें x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए बहुत ही आसान है। जो चीज़ यहाँ पर गुणा में है, जो चीज़ यहाँ पर गुणा में है, या फिर आप ये भी मान सकते हो कि जब कोई चीज़ 1/2 है,
देखिए 1/2 का क्या मतलब है कि इस संख्या को इसके बटा में 2 है, यही तो है इसका मतलब। ठीक है, अब देखो, अब 2 यहाँ पर भाग में है तो उधर गुणा में जा सकता है, 2 इधर भाग में है उधर गुणा में ले जाओ तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, x माइनस 1/2 बराबर 1/8। इधर भाग में था उधर गुणा में चला गया, इसको काटोगे तो क्या बन जाएगा 4, x माइनस 1/2 बराबर 1/4। अब माइनस 1/2 उधर जाके प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर माइनस से हटा दो और इधर 1/2 प्लस कर दो। अब इसको लघुत्तम लेके सॉल्व करोगे, 4 लघुत्तम आ गया, यहाँ पर 1 और यहाँ पे 2, तो 2 और 1 कितना आ गया 3/4। तो आपको पता चल गया कि x का मान कितना है 3/4। तो वह संख्या 3/4 हो गई जिसमें से 1/2 घटाओगे, फिर पूरी संख्या को 1/2 से गुणा कर दोगे तो आपको 1/8 प्राप्त हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। फटाफट से इसको नोट कर लो कि जो संख्या आपको नहीं पता उसको x मान लो, फिर जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे सोल्व कर लो। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन इसका डन हो गया। ठीक है, अब चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि एक आयताकार तरणताल है, एक इस तरह से आयताकार तरणताल का मतलब होता है स्विमिंग पूल। ठीक है, जिसमें आप जो है तैर करके थोड़ा सा इंजॉय कर लेते हो गर्मियों के टाइम में, है ना। चलिए, एक आयताकार तरणताल की लंबाई उसकी चौड़ाई से दोगुनी है, लंबाई के बारे में कुछ बताया गया है। और फिर क्या कहता है कि यदि इसका परिमाप इतना है, तो किसके बारे में बताया गया, परिमाप के बारे में। आपको पता है कि परिमाप क्या होता है, आपको पता है कि आयत का परिमाप क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई अगर दी हो किसी आयत की तो आयत का परिमाप क्या होता है, को पता है ना कि आयत का परिमाप मतलब चारों तरफ की लंबाई, तो क्या हो जाती है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, यही तो फॉर्मूला होता है। लेकिन हमें लंबाई और चौड़ाई का पता नहीं है, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, लंबाई और चौड़ाई का पता नहीं है तो कैसे पता लगाएंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कहे कि चौड़ाई लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, चौड़ाई को मान लेते हैं कि माना आयत की चौड़ाई कितनी है, x है। मान लिया आयत की चौड़ाई x मीटर है। ठीक है, अब चौड़ाई है x तो लंबाई कितनी हो जाएगी, इसने कहा है लंबाई उसकी चौड़ाई जो कि x है, चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है, यानी कि जो लंबाई है वो चौड़ाई का दुगना कर दो, यानी कि 2x कर दिया, दुगने से 2 अधिक है यानी कि दुगने में 2 प्लस कर दो। समझ में आ गया। यानी कि वो क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा कि लंबाई जो है वो उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। ठीक है, यानी ये रही चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 2 अधिक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब हम क्या रखेंगे, इस लंबाई और चौड़ाई का मान यहाँ पे रख दो, लंबाई और चौड़ाई का मान यहाँ पे रख दो, 2 गुणा लंबाई कितनी 2x प्लस 2, चौड़ाई कितनी, सिंपल सी बात है चौड़ाई हो जाएगी x मीटर है। ठीक है, और परिमाप उसने दे रखा है क्या, बिल्कुल दे रखा है, कितने 154 मीटर। ठीक है, 154 मीटर। अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ दो, 2x और 1x कितना हो गया 3x प्लस 2। चलिए, अब बाहर क्या पड़ा है, 2 गुणा में है, ये 2 गुणा में इधर भाग में चला जाएगा। जब 2 को इससे भाग दोगे तो कितना आता है, 154 को जब 2 से भाग देते हैं 154 के भाग में चला जाएगा 154/2। ठीक है, इसको काटोगे तो 77 आ जाएगा, तो कितना आ गया 77 बराबर 3x प्लस 2। अब ये 2 प्लस में इधर लेकर आओगे तो माइनस में, तो 77 में से 2 गए 75, 75 बराबर 3x। अब x और 3 गुणा में है, 3 इधर भाग में आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा x बराबर 75/3। ठीक है, अब आपको पता है कि जब 3 से काटोगे तो क्या आएगा 25, ये 75 होते हैं ना, तो ये इसका मान आ जाएगा 25, यानी कि x हमारे पास 25 आ गया। अब x हमारी लंबाई है या चौड़ाई, हमें तो 2 चीज़ें ज्ञात करनी है, तो चौड़ाई हमारी आ गई कितनी 25। ठीक है, यानी कि अब आप आगे भी करोगे क्वेश्चन को, क्या करोगे कि चौड़ाई तो आ गई 25, लेकिन लंबाई क्या थी, लंबाई में उसने क्या कहा चौड़ाई का 2 गुना करना है, तो x का मान यहाँ पे रख दो, x का मान 25 यानी 2 गुणा 25 प्लस 2, 25 दूने 50
50 + 2 यानी कि 52 मीटर। समझ में आ गया आपको? ठीक है, सो इस क्वेश्चन को भी फटाफट से नोट कर लो। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। एकदम आसान वाले क्वेश्चन है, ठीक है, आपको सब कुछ समझ में आएगा। इसीलिए हमारी जो 2.1 प्रश्नावली थी इसको हमने बहुत ही आराम से किया, ताकि सॉल्व करने में आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आ रही कि गुणा वाले को भाग में लेके जाना है, भाग वाले को गुणा में, जोड़ वाले को घटा में, घटा वाले को जो है जोड़ में, है ना। चलिए अब हमारा तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि समद्विबाहु त्रिभुज कौन सा होता है। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है, तीसरी भुजा अलग होती है, यानी कि इस तरीके से कि ये जो है ये दोनों भुजाएं बराबर लंबाई की होंगी, जितनी लंबाई की है उतनी ही लंबाई की है, लेकिन इसका नहीं पता, तीसरी अलग होती है, ठीक है। सो इसने कहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज का आधार तो है 4/3 सेंटीमीटर। आधार कितना हो गया? 4/3 सेंटीमीटर। एक भुजा के बारे में उसने हमारे को बता दिया, और उसने कहा है कि इसका जो परिमाप है वो कितना है? 4 सही 2/15। तो पहले तो 4 सही 2/15, 4 सही 2/15। पहले तो इसको सेट करते हैं। इसको जब सेट करेंगे, नॉर्मल अंश और हर में बदलेंगे तो कैसी संख्या आएगी? ये संख्या आएगी कि पहले तो 15 को 4 से गुणा करना है। 15 चौके हमारे को पता है 60 होते हैं, और 60 में फिर कितना जोड़ना है? 2 जोड़ना है, तो ये कितना आ जाएगा? 62/5। ऐसे ही तो आता है, ये संख्या आपको बदलनी आती है, ठीक है। सो अब ये कहता है कि इस त्रिभुज का परिमाप कितना है? त्रिभुज का परिमाप बराबर 62/5 मीटर है या सेंटीमीटर? तो आप कह दोगे सेंटीमीटर है। चलिए ये चीज़ तो हमें पता चल गई, ठीक है। अब उसके बाद उसने क्या कहा है कि एक भुजा उसने 4/3 सेंटीमीटर बता दी, ठीक है। इसकी दो बराबर भुजाओं की माप याद कीजिए। हम मान लेते हैं कि इसकी बराबर भुजाएं क्या है? x सेंटीमीटर है। ये कितनी है? x सेंटीमीटर। ये भी क्या हो जाएगी? x सेंटीमीटर। तो आप कह दो माना बराबर भुजा की लंबाई बराबर x सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर, ठीक है। सो अब देखिए त्रिभुज का परिमाप, नॉर्मली अगर देखा जाए त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं की लंबाई। तीनों भुजाओं की लंबाई देखो, एक तो ये भुजा ले लो, इसकी लंबाई x, ये भुजा ले लो, इसकी लंबाई x, और ये भुजा ले लो, इसकी लंबाई 4/3 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? अब त्रिभुज का परिमाप का मान हमें दे रखा है, तो इसकी जगह ये मान रख दो, ये उठा के यहाँ पे रख दो। प्रश्नानुसार आप कह दोगे 62/5 बराबर कितना आ जाएगा? x + 4/3, ठीक है। इसको जोड़ दो, कितना हो गया? 2x + 4/3 बराबर क्या है? 62/5। अब क्या किया जाए? इस 4/3 को इधर माइनस में ले आते हैं, तो क्या बन जाएगा? 62/5 - 4/3, क्योंकि इधर प्लस में जो है वो इधर जाके माइनस में हो जाएगा। बराबर क्या आ गया? 2x। तो चलिए फिर फटाफट से इसका लघुत्तम लेते हैं। 5 और 3 का लघुत्तम क्या आता है? तो आपको पता है 5 और 3 का लघुत्तम आता है 15। तो सिंपल सी बात हो गई, 15 लघुत्तम आ गया। अब क्या करेंगे? 62 को करेंगे 3 से गुणा, 62 को 3 से गुणा, और माइनस 4 को करेंगे 5 से गुणा, 4 × 5। तो आपको पता है 62 को 3 से गुणा करोगे तो 186 आएगा, ठीक है। 186 माइनस 4 5 कितने होते हैं? 20, बटा में कितना आ रहा है? 15। और ये सारी की सारी वैल्यू किसकी आ रही है? 2x की वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब यहाँ तक हम पहुँच गए, ये वाला चीज़ हमें समझ में आ गया, तो इसको हम अब एक बार साफ कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए सिंपल सी बात है कि 186 में से जब 20 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 166 बच गए, और बटा में कितना है? 15 बराबर 2x। आपको पता है जो यहाँ पे गुणा में है वो इधर जाएगा भाग में, तो सिंपल सी बात है x एक साइड में रखना है और इसको भाग में लेके जाना है, तो 166/15 × 2, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब अपने क्या करें? इसको 2 से काट दें तो कितना आ जाएगा? 8 दूने 16 और 3 दूने 6, तो कितना आ गया? 83 आ गया। तो यहाँ पे x बराबर 83/15, तो ये हमारा जो है एग्जैक्ट आंसर आ गया, ठीक है। सो ये भी हो गया, ये भी हो गया, और जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क रहेगा। इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना है, और जैसे जैसे मैंने बताया
कि स्टेप बाय स्टेप जो है हमें क्वेश्चंस को करते जाना है, ठीक है। सो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। सो आज की क्लास में हमने 12.1 प्रश्नावली कंप्लीट कर ली, 12.2 प्रश्नावली के 4 क्वेश्चंस कर लिए, और 4 ही क्यों 3 कर लिए, और चौथा क्वेश्चन आपको होमवर्क मिला है, ठीक है। सो क्वेश्चन आपको होमवर्क करके असाइनमेंट में करके भेजना है, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप डाउट जो है हमारा डाउट सेशन लगाएंगे तो उसमें क्लियर कर लेंगे, ठीक है। सो आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज।